गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025 का जो आज एग्जाम हुआ है 28 फरवरी के दिन, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी कोर्स बी क्लास 10th के इस पेपर के बारे में। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज जो पेपर हुआ, अगर ओवरऑल डिस्कशन किया जाए, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं था। अधिकांश प्रश्न जो थे वो बिल्कुल इजी प्रश्न थे। कुछ एक आध प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, अदरवाइज पेपर हमारा बहुत आसान था। और रेजोनेंस के मॉड्यूल और डीपीपी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इस बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हम लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा। देखते हैं क्लास 10th का ये पेपर, और इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि प्रश्न पुत्रिका में 15 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न पत्र 16 प्रश्न इसमें टोटल दिया हुआ है। दाहिनी ओर प्रश्न पत्र का कोड आपको अंकित करना है, 15 मिनट का समय। इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे। कुछ सामान्य निर्देश, प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क ख ग और घ। खंड क जो है, जैसा कि हम लोगों ने सैंपल पेपर को भी बहुत अच्छे से देखा था, खंड क के अंदर अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जिसका निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर देना था। खंड ख जो है वो व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित, जिसमें पदबंध, समास, वाक्य विचार और मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। खंड ग हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित, जो हमारी 2 पाठ्य पुस्तक हैं, स्पर्श भाग ब, स्पर्श के बाद संचयन भाग 2। तो यहाँ पर उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो खंड ग में पूछे गए हैं। खंड घ के अंदर रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न हमारे इसमें पूछे गए। तो इस प्रकार से 4 खंडों में इस प्रश्न पत्र को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने थे। पहला गद्यांश जो है बड़ा आसान था, सीधे सीधे प्रश्न। अगर हम लोगों ने उस पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हम लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से सोच समझ करके दिया होगा। माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कार जीवन भर संतान के साथ रहते हैं। वे पालक हैं, पोषक हैं, साथ ही रक्षक भी हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने का दायित्व उनके कंधों पर ही है। जीवन में अनुशासन रखना कठिन कार्य है, इसमें व्यक्ति को आराम नहीं मिलता। किसी को भी अनुशासित रहना अर्थात बंधे हुए जीवन पसंद नहीं आता, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना अनुशासन के जीवन में संतुलन या सामंजस्य नहीं रह पाता है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस बात को पतंग के एग्जाम्पल से समझाया गया इस गद्यांश के अंदर कि एक उड़ती हुई पतंग आसमान पर तब तक राज करती है जब तक कि वह डोर से बंधी हुई है। उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी अनुशासन नामक एक डोर से बंधा हुआ है। जैसे ही पतंग कट जाए तो अपना अस्तित्व खो देती है हमारे जीवन में। अनुशासन नामक ये डोर माता पिता के हाथों में रहती है, वे ही जीवन को अनुशासित करते हैं। जो बच्चे अनुशासित जीवन जीते हैं वे आगे जाकर सफल व्यक्ति बन जाते हैं। माता भावनात्मक तरीके से हमारे साथ जुड़ती है, पिता संघर्षों में ढाल बनकर हमारी रक्षा करते, हमें मजबूती प्रदान करता है। पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री सभी रिश्तों में गरिमा बनी हुई है। अनुशासन है, सामंजस्य है, प्रेम है, तभी जीवन में सुख बरसता है। माता पिता की भूमिका जीवन में उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप कठिन परिस्थितियों में उचित निर्णय नहीं ले पाते। उनके मार्गदर्शन में ही जीवन की गहराइयों की समझ व्यक्ति को हो पाती है। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न जो है कथन और कारण से संबंधित कि रिश्तों की गरिमा, अनुशासन, तालमेल और प्रेम परिवार के लिए अपेक्षित है। कारण बिल्कुल वही सुखी जीवन का रहस्य है। कथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है कि कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या किया हुआ है। तो इसमें जो है
ऑप्शन सी आएगा। ये इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि सीधा सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जीवन को परिपक्व कौन बनाता है? बिल्कुल माता पिता के मार्गदर्शन, माता पिता के द्वारा दिया गया जो मार्गदर्शन है वही जीवन को परिपक्व या मजबूती प्रदान करता है। गद्यांश में पतंग का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है? पतंग का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया? क्योंकि ये गद्यांश जो है वो माता पिता के मार्गदर्शन तथा अनुशासन से संबंधित, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि जीवन में अनुशासन का महत्व दर्शाने के लिए पतंग का एग्जाम्पल हमारे इस अपठित गद्यांश में दिया गया, जो कि सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं, अनुशासन का जीवन में क्या महत्व है? कोई 2 बिंदु, सब्जेक्टिव प्रश्न था। 4 प्रश्न जो है वो जीवन में भटकाव नहीं होता है, हमेशा परिवार के बीच सामंजस्य बना रहा है, और अनुशासन युक्त जीवन जीने वाले व्यक्ति आगे चलकर सफलता को प्राप्त करते हैं। ये चौथा और पांचवा प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हमें बड़े अपने मन के अनुसार, अपने शाब्दिक रचनाओं के अनुसार उसको हमें यहाँ पर बयां करना था। चारों प्रश्न 1-1 नंबर के, 3 प्रश्न 1-1 नंबर के थे, बाकी के 2 प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं। आखिरी प्रश्न है, बच्चों की परवरिश में माता पिता का सहयोग किस प्रकार मिलता है? कि बच्चों की परवरिश में माता पिता का सहयोग निम्न प्रकार से अपेक्षित रहता है कि बच्चों का माता से भावनात्मक लगाव रहता है, जिससे कि बच्चे बड़े संवेदनशील बनते हैं। पिता बच्चों को संघर्षशीलता के गुणों से परिपक्व बनाते हैं। और तीसरा है, व्यक्ति के जीवन में अनुशासन की डोर माता पिता के हाथों में रहती है, इनके मार्गदर्शन में ही जीवन की गहराई की समझ व्यक्ति समझ पाता है। हालांकि 2 ही हमें बिंदु लिखने थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से अगर ढंग से इन प्रश्नों को किया होगा तो डेफिनेटली इन प्रश्नों के उत्तर हमें आए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी अपठित गद्यांश है कि धरती के भीतर होने वाले कंपन कई बार नदियों का मार्ग बदल चुके। भूकंप पर आधारित प्रश्न है। ऐसे में नदी कभी कभी अपने मूल स्थान से मीलों दूर चली जाती है, इससे तटवर्ती नगरों महानगरों के निर्माण तो ध्वस्त होते ही हैं, एक बड़े परिक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न जल में डूब जाती है। अपने सबसे घातक और विनाशकारी रूप में आने वाला भूकंप सड़कों राजमार्गों को तोड़ते हुए पूरे परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने के साथ ही नई नई झीलें भी बना सकता है। विश्व में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में घनी आबादी बसती है और नदियां भी बहती है, वहां गंभीर संकट मुंह बाएं खड़ा है। ये जोखिम भरी स्थिति है, बड़ी कठिनाई भरी स्थिति है। जब धरती की सतह के भीतर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध घिसती है या खिसकती है तो वे कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है और धरती पर भूकंप आ जाता है। और जब इसका केंद्र नदी के करीब होता है तो अनेक बार नदी अपना रास्ता बदल देती है, भारी तबाही लाती है। चीन, भारत और जापान में आया भूकंप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो जान माल की हानि का कारण बना। नदी के बदलावों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को सीमित कर बाढ़ के मैदानों को खुली जगह या कृषि भूमि में वर्गीकृत कर विज्ञान और सतर्कता से इनका सामना किया जा सकता है। बड़ा आसान अपठित गद्यांश है, एक बार तो हमें अपठित गद्यांश को पढ़ना ही पड़ता है, तभी उनके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। जैसा कि प्रथम गद्यांश में था कथन और कारण से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में घनी आबादी का बसना जोखिमपूर्ण है। प्राकृतिक आपदा के समय जानमाल की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण कार्य। बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित यहाँ पर है, कथन सही है और कारण ने उसकी सही व्याख्या की है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा है, धरती की सतह पर भूकंप आने का क्या कारण है? क्या नदियों द्वारा अपना रास्ता बदलना, धरती के भीतर प्लेटों या प्रतिकूल दिशा में खिसकना? बिल्कुल ये सही उत्तर है, बी ऑप्शन, कि धरती के भीतर प्लेटें जो हैं, टेक्टोनिक प्लेटें, वो अलग अलग दिशा में खिसकती है, जिस वजह से यहाँ पर घर्षण होता है और धरती में भूकंप उत्पन्न होता है। गद्यांश के मूल भावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर
4 कथन दिए हुए, भूकंप के कारण नदियां अपना रुख बदल लेती है, विकास की गति को प्रतिबंधित कर भूकंप से बचा जा सकता है, तीसरा है विनाशकारी भूकंप धरती पर जल के नए स्रोतों को जन्म देता है, या चौथा है मानवीय गतिविधियां नदियों को अपने मूल स्थानों से दूर ले जाने का कारण है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहला जो है ये हमारे गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इसमें ऑप्शन 1 हो सकता है। दूसरा, विकास की गति को प्रतिबंधित कर भूकंप से बचा, ये बिल्कुल गलत है। विनाशकारी भूकंप धरती पर जल के नए स्रोत, नई नई झीलें बना देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही है। चौथा भी यहाँ पर गलत है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भूकंप के कारण नदी का मार्ग कैसे बदल जाता है, कि भूकंप, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये मैं ढंग से देना था इसका उत्तर, कि भूकंप के कारण नदी का मार्ग बदल जाता है, क्योंकि जब धरती पर भूकंप आता है तो इसका केंद्र नदी के काफी करीब होता है, जिससे कभी कभी नदी अपना रास्ता बदल देती है। पांचवा है, धरती के भीतर उठने वाले कंपन को क्या कहते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है कि धरती के भीतर उठने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, इससे भारी तबाही होती है और जान माल की हानि का कारण बनता है। इसका उदाहरण हमने चीन, भारत और जापान में देखा है। इसके बाद खंड ख जो है वो हमारे व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित है, जो कि हम लोगों ने व्याकरण के तौर पर 4 टॉपिक पढ़े थे, पदबंध, समास, वाक्य रूपांतरण और मुहावरे। उन्हीं से संबंधित प्रश्न ने इसमें भी कुछ निर्देश दिए हुए, उन निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि पदबंध पर आधारित निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। 5 में से हमें 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे आगे थे। इस वाक्य से संज्ञा पदबंध को हमें अलग करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ते समय ध्यान दिया होगा, आपके अध्यापकों ने बताया होगा कि पहले वर्ड से लेकर के आखिरी वर्ड तक जहां अंडरलाइन की गई है, उस आखिरी वर्ड के हिसाब से ही हम पदबंध पहचानते हैं। तो यहाँ पर मेरे बड़े भाई साहब, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये संज्ञा पदबंध को डिफाइन करता है। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, क्रिया पदबंध, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है लगभग, तो यहाँ पर पूछा जाता था ये इस वाक्य की क्रिया होगी और ये इस वाक्य का क्रिया पदबंध कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है, वह पहले से अधिक चला, वह पहले से अधिक चला। इसमें क्रिया विशेषण पदबंध, और क्रिया विशेषण का हमें ध्यान देना होगा कि जो क्रिया की विशेषता बताए, यहाँ पर चला शब्द क्रिया को इंडिकेट करता है, इसकी विशेषता है पहले से अधिक। तो यहाँ पर समय के बारे में बताया गया पहले से अधिक, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाएगा पहले से अधिक। चौथा प्रश्न है, समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह वह कभी भी डूब सकती थी, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। यहाँ पर रेखांकित किया गया है, अब देखना है कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। यहाँ पर कर्ता है वह, अगर वह के नीचे अंडरलाइन होती तो हम मानते कि यह सर्वनाम पदबंध होता, लेकिन वह की विशेषता क्या है कि वह समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह, तो यहाँ पर यह विशेषण पदबंध को प्रतिपादित करेगा। तो यहाँ पर रेखांकित पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाला ततारा सभी का प्रिय था। ध्यान से सुनना, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाला ततारा सभी का प्रिय था। प्रिय कौन था? ततारा था। इस वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है? विशेषण का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पर ततारा कर्ता से संबंधित हुआ, और कर्ता से पहले वाले जो वर्ड है वो सब विशेषण को इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब सदैव शब्द से लेकर के वाला शब्द तक ये जो है ये विशेषण पदबंध को प्रतिपादित करेगा। विशेषण पदबंध यहाँ पर ये वाली लाइन होनी है। ठीक है, 5 में से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे, एक आप अगर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इनमें भी 5 प्रश्न दिए हुए, 5 में से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक सामने लिखा हुआ है, एक एक अंक के चारों प्रश्न वो होंगे।
तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है और हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस वाक्य के अंदर इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है और इसलिए शब्द जो है समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्दों में इसको हम रख सकते हैं और ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए इस वाक्य का जो भेद है वो है संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है इस वाक्य के अंदर किसी प्रकार का समुच्चय बोधक शब्द, किसी प्रकार का योजक शब्द नहीं, एक सामान्य एक उद्देश्य एक विधेय यहां नजर आ रहा है। इसका मतलब एक उद्देश्य एक विधेय वाला अगर कोई वाक्य हो, कोई एग्जाम्पल हो, तो वह सरल या साधारण वाक्य ही कहलाएगा। तो दूसरे का उत्तर होगा सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, इस भवन की बुनियाद आलीशान महल बनाने लायक मजबूत बनाओ। यहाँ मिश्र वाक्य में इसको रूपांतरित करना है, ये सरल वाक्य में है। मिश्र में चेंज करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, जो, जब, तब, जहां, जिससे, जिसका, जिसकी, जहां, जैसे, वैसे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसका जो चेंज करके बनाया, इस भवन की बुनियाद को मजबूत बनाओ जिससे आलीशान महल बन सके, क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं उसका काल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जिससे शब्द का प्रयोग या जिस पर शब्द का प्रयोग जो है वो वाक्य रूपांतरण करते समय मिश्र वाक्य के अंतर्गत किया जाता है। मैं छोटा और वे बड़े थे, मैं छोटा और वे बड़े थे, ये सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो यहाँ आएगा मैं छोटा था और वे बड़े थे। बड़ा आसान सा प्रश्न था, संयुक्त वाक्य में इसको चेंज करना था। पांचवा है, मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। यहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य में है। अब इसको चेंज किस में करना है, सरल वाक्य में रूपांतरित करना है या साधारण में चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा मेरी शालीनता उनके हुक्म को कानून समझने में थी, क्योंकि जब भी हम वाक्य रूपांतरण करते हैं तो उनकी लक्षणों के आधार पर उनकी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हमें उसको करना था। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वो समास के प्रश्नों पर आधारित है। इसमें भी 5 समास के प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देने थे। चारों प्रश्नों का अंक समान है, एक एक अंक के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न, बिल्कुल अधिकांश से जो प्रश्न है वो हम सभी ने अपनी कक्षा के अंदर या अपने हमारा जो रेजोनेंस का मॉड्यूल है उसमें हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। देश निकाला, सामासिक पद का विग्रह करके भेद लिखना है। देश निकाला ये सामासिक पद है या समस्त पद है, यहाँ पर इसका विग्रह बनेगा देश से निकाला। एक वर्ड जब दूसरे वर्ड से अलग होता हुआ दिखता है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास। बड़ा आसान सा प्रश्न है, देश विदेश समस्त पद किस समास का उदाहरण है। देश विदेश शब्द युग्म है, दोनों एक दूसरे के विलोमार्थक को प्रकट करते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास ये होगा, क्योंकि दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग और समास विग्रह करने पर समास विग्रह देश और विदेश बनेगा। यहाँ पर उसका कारण भी हम लोगों ने स्पष्ट किया होगा। तीसरा प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का कोई एक एग्जाम्पल हमें देना था। अव्ययी भाव समास को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि जिस उदाहरण में जिस समस्त पद के अंदर अव्यय की प्रधानता हो और वहां पर अव्यय या उपसर्ग की प्रधानता वाला जो शब्द होगा, उदाहरण होगा, वह अव्यय भाव समास से संबंधित है। कुछ यहाँ पर लिखे भी हैं, प्रतिदिन, प्रत्येक, नापसंद, भरपेट, आजन्म, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल अगर आपने लिखा होगा तो पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर आपने अर्जित करने हैं। चौथा प्रश्न, पंचतंत्रों का समूह, ये समास विग्रह है, इसके लिए समस्त पद बनाना है, समास का नाम लिखना है। पंचतंत्रों का समूह, क्योंकि पंच क्या है, संस्कृत की संख्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, यहाँ द्विगु समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होगा,
यहाँ पर संख्या दी हुई है, इसका मतलब ये द्विगु समास से संबंधित, तो यहाँ पर समूह शब्द को इनको हटा देंगे, यहाँ बन जाएगा पंचतंत्र। ठीक है। पांचवा प्रश्न, गज जैसे आनन वाला अर्थात गणेश प्रथम पूज्य माना जाता है, रेखांकित पदों की जगह जगह उपयुक्त समस्त पद लिखकर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर सीधे तौर पर हमें गणेश शब्द पर ध्यान देना चाहिए था कि बहुव्रीहि समास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी का समास विग्रह किया जाता है तो आखिरी में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंडिकेट करेगा या जातिवाचक संज्ञा को इंडिकेट करेगा, वहां पर उसका नाम हमें मेंशन करना होता है, जो कि यहाँ पर कोष्ठक के अंदर दिया हुआ है। तो इसका मतलब समस्त पद बनेगा, गज और आनंद दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो गजानन बनेगा। समास का नाम यहाँ पर बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें अन्य पद की प्रधानता हमें नजर आ रही है। प्रश्न संख्या 6, मुहावरों पर आधारित प्रश्न है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित। मोहन ने जिस दिन से यूपीएससी की परीक्षा पास की है उसके तो डैश 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 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आएगा पांव जमीन पर, तो यहाँ पर आएगा कि मोहन ने जिस दिन से यूपीएससी की परीक्षा पास की उसके तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा भाई साहब का रौद्र रूप देखकर तो मेरे प्राण सूख जाते। ये हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ पर दोनों के दोनों प्रश्न आए हैं। खून जलाना मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। यहाँ पर खून जलाना ततारा वामिरो कथा के अंदर दिया हुआ ये वर्ड है। यहाँ पर इसका सबसे पहले अर्थ आएगा खून जलाने का बहुत मेहनत करना या कष्ट उठाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षा के दिनों में बहुत खून जलाना पड़ता है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या होगा, छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षा के दिनों में बहुत खून जलाना पड़ता है। चौथा प्रश्न, अनुपयोगी बेकार वस्तु। यहाँ पर अर्थ देकर के मुहावरा पूछा गया है, इसको थोड़ा सा उन्होंने अपोजिट कर दिया। यहाँ पर अर्थ दिया गया, इसको अभिव्यक्त करने के लिए सही मुहावरे का चयन करना है। अनुपयोगी यानी जिसका कोई महत्व नहीं, बेकार यानी बिल्कुल बेकार वस्तु। यहाँ पर होगा दूध की मक्खी होना, इसके लिए सही मुहावरा है। ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, मैं जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए नहीं तो पछताइएगा। बड़े भाई साहब से संबंधित लाइन आई है। प्रस्तुत कथन में से मुहावरा छांट करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गिरह बांधना मतलब मन में गांठ बांध लेना, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा हमें बड़ों की बातों को गिरह बांध कर रखना चाहिए ताकि हमें मार्गदर्शन में मदद मिल सके। तो गिरह बांधना मतलब मन में गांठ बांध लेना, मन में उन बातों को उतार लेना। इस तरह से अभी हमने खंड क देखा, इसके बाद खंड ख हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है खंड ग। हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब खंड ग के अंदर शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर के लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है और पांचों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। गद्यांश जो है वो जो गद्यांश आया है ये हमारा एक चैप्टर था स्पर्श के अंदर, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके राइटर थे मिस्टर निदा फाजली। ये उससे संबंधित प्रश्न आया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो उस गुस्से को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर
बच्चों की गेंद की तरह 3 अलग-अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे, दूसरा बांद्रा में क्वार्टर रोड के सामने औंधे मुँह, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के पर टूट-फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने-फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो ये जो गद्यांश है, ये पठित गद्यांश था। स्पर्श के चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस चैप्टर से लिया गया है। इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए, एक-एक करके इन पाँचों प्रश्नों को देखते हैं। मनुष्य ने समुद्र के साथ क्या किया? ऑप्शन ए, समुद्री जमीन पर कब्जा कर लिया। बी, समुद्री जीव जंतुओं का विनाश किया। समुद्र के सहारे व्यापार किया जाने लगा। समुद्री जल को पीने लायक बनाया। ये जो ऑप्शन सी, बी और डी जो है, वही ए ऑप्शन के अंदर समाहित हो सकते हैं, क्योंकि समुद्री जमीन को जब मानव ने हथिया लिया तो तीनों चीजें जो है वो एक ही ऑप्शन को बयां करती है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जिसने भी ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया होगा, निश्चित तौर पर वहां पर उसका वो उत्तर बिल्कुल सही है। समुद्र की सहनशीलता ने कब जवाब दे दिया? जबरन समेटने पर, बी, मानव के दुरुपयोग पर, सी, अपना अस्तित्व ही खतरे में आने पर, या डी, मानव के द्वारा उसका पानी सुखाने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, जो कि सही ऑप्शन है। अपना अस्तित्व जब खतरे पर आया, तब समुद्र की सहनशीलता जवाब देने लगी। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करके सही विकल्प हमें चुनना है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आया है हमारे वापस अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले चैप्टर से रिलेटेड ही है। समुद्र के रौद्र रूप ने जहाजों को गेंद की तरह उछाल दिया। पहले में आएगा ऑप्शन 3, बड़े आदमी को गुस्सा कम आता है। ऑप्शन 1, बिल्डर की हट ने स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मानी। 3, 1, 2, 3। तो यहां पर ऑप्शन आएगा हमारा 3, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बड़े बड़े बिल्डर समुद्र की जमीन को क्यों हथिया रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र की जमीन को क्यों हथिया रहे थे? यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर ही लिखा गया है, क्योंकि बिल्डरों की स्वार्थ पड़ता, उनका स्वार्थपन ये लगातार बढ़ता जा रहा था। इस वजह से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र की जमीन को हथिया रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। कोशिश के बावजूद भी जहाज चलने फिरने लायक क्यों नहीं हो सके? इसमें जो अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर डी ऑप्शन है कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 3 × 2 मतलब हमें 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा पढ़ने के विषय में बड़े भाई साहब के क्या विचार थे? इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है कि बड़े भाई साहब कहानी के जरिए लेखक ने अंग्रेजी शिक्षा पर व्यंग्य किया है। उनके मुताबिक अंग्रेजी पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और रटने की प्रणाली पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। डायरी का एक पन्ना पाठ में ओपन लड़ाई किसे कहा गया? यह अपूर्व क्यों थी? यहाँ पर डायरी के पन्ने से संबंधित सीताराम सेकसरिया का चैप्टर, अंग्रेजी सरकार के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत सार्वजनिक सभाओं को गैर कानूनी ठहरा दिया गया। पुलिस सरकार के आदेश पालन को तत्पर थी, क्योंकि उनको पुलिस का आदेश मानना ही मानना था। इन सब के बावजूद जो काउंसिल थी उसके द्वारा नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसे ही ओपन लड़ाई कहा गया। यह अपूर्व थी, क्योंकि इससे पूर्व कभी भी बंगाल या कोलकाता में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से
एक तरफ सरकार की तरफ से नोटिस, दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की तरफ से नोटिस। तो कहने का मतलब उन्होंने कानून को तोड़ करके आगे बढ़ने का फैसला किया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओपन लड़ाई जैसी स्थिति बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ततारा की लोकप्रियता के कारण लिखिए। ततारा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था। लोकप्रियता के कारण देने हैं। सरल स्वभाव का था, सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था, अपने ही क्षेत्र में समूचे द्वीपवासियों की सहायता करने का वो अपना परम दायित्व समझता था। अपनी लकड़ी की तलवार की सहायता से अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देता था। ततारा केवल अपने गांव के लोगों की ही नहीं, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ततारा की लोकप्रियता के ये कुछ कारण यहाँ पर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैलेंद्र की फिल्म की कहानी सुनकर राज कपूर ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये चौथा प्रश्न था, लेकिन हमें 3 ही प्रश्नों के, क्योंकि ये तीसरी कसम से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर शैलेंद्र की जब फिल्म सुनी तो राज कपूर ने कहा कि भाई फिल्म है और ज़रूरी नहीं कि कोई भी फिल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो जाए, कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो सकती है, हमें इनकी कहानी में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, इसमें ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। तो राज कपूर ने कहा कि सहर्ष में इस फिल्म को करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन उनकी किसी प्रकार की बातों को उन्होंने नहीं सुना और केवल मात्र ₹1, वो भी पूरा एडवांस रुपए लेकर के उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों को चुन करके लिखना था। यहां पर ये जो प्रश्न है ये तोप कविता से लिया गया है, जिसके राइटर हैं बीरेन डगवाल। राइटर है मिस्टर वीरेन डंगवाल। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पर ये जो कुछ चंद पंक्तियां यहाँ दी गई है, इन चंद पंक्तियों में से ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि छोटे बच्चे उसकी घुड़सवारी कर रहे हैं, इस कथन से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर अभिप्राय हमें अपने भावार्थ को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर सही दिया हुआ है कि आजाद भारत के छोटे बच्चों ने ही तोप की शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, कि आज जो स्वतंत्र हमारा भारत है, ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चों ने इस तोप के ऊपर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेने के साथ साथ तोप की शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। अब इससे किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तीनों चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन में समाहित है, इसलिए बिल्कुल सटीक और उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, अब यह तोप चिड़ियों के बैठने बतियाने का स्थान हो गया है, इसका क्या अभिप्राय। यहाँ पर भी भावार्थ से संबंधित ही प्रश्न है। तो यहाँ पर इस तोप की अहमियत क्षीण यानी बहुत कमजोर हो गई है। इस ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट करने की कोशिश की है कि जब चिड़िया बैठ रही है, गौरैये पक्षी आकर के बैठ रहे हैं, छोटे बच्चे आकर के बैठ रहे हैं, अर्थात अब जो तोप की शक्ति थी, उसका नियंत्रण था लोगों में डराने के लिए, वो शायद बहुत ज्यादा क्षीण यानी कमजोर हो गया। इस बात को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 3, विनाशकारी विरासती तोप के इस्तेमाल के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है कि देश की स्वतंत्रता के लिए घातक शत्रुओं से सावधान रहना, कि ताकि आने वाले लोगों को हमें प्रेरित करने का काम ये तोप कर रही है कि शत्रु हमारे देश पर आक्रमण ना कर पाए, कोई भी असामाजिक तत्व हमारे भारत में प्रवेश न कर पाए, जिससे कि भारत की शांति और खुशहाली में ठेस पहुंचे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी तोप क्या सीख क्या शिक्षा देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए, विकल्प 4 हैं, सही विकल्पों को हमें यहाँ पर चुनना था। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर 3 और 4 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पर तोप का अंत सुनिश्चित है, बच्चे और पक्षी किसी से नहीं डरते, आतताई के आतंक का अंत निश्चित है,
शक्ति के अहंकार में दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दरअसल कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है कि मजबूत शक्ति को भी एकता शक्ति के आगे झुकना पड़ता है, कि कितनी भी बड़ा आतताई, कितना भी बड़ा दुराचारी, कितना भी बड़ा अन्यायी क्यों न हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ये हमारी कविता की आखिरी पंक्ति थी। तो इसमें लिखा गया है कि कितनी भी मजबूत शक्ति सामने क्यों न हो, अगर हमने एकत्व की भावना के साथ, यूनिटी के साथ अगर मुकाबला किया हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को आगे झुकना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ देखे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो काव्य खंड पर आधारित है। काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर भी 4 प्रश्न हैं, 4 में से केवल 3 ही प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है वो मीरा के पदों से संबंधित, मीराबाई के पदों से संबंधित। यहाँ लिखा गया है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की चाकरी यानी नौकरी करने की युक्ति का सहारा क्यों लिया? सीधा सीधा प्रश्न, ये पढ़ाया हुआ प्रश्न था कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी, श्याम की सेवा, श्याम की शुश्रूषा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शनों को प्राप्त कर सके, दर्शन हेतु श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचों को लगा सके, जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सकें और विचरण करके उनको वहां पर देखने का अनुभव, दर्शनों की अभिलाषा उनकी पूरी हो सके, उनके दर्शन उनको प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके नामों को स्मरण करेगी, जिससे मीरा के नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च अर्जित होगा। इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीराबाई दर्शन, स्मरण और जागीर, ये पूरे भक्ति भावों को, यहाँ पर तीनों बातें जो है उनकी मन में हमेशा के लिए उन्होंने बसा लिया है। इसके बाद अगला देखते हैं, पशु प्रवृत्ति मनुष्य द्वारा अपनाने योग्य है अथवा नहीं? मनुष्यता कविता के आधार पर कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि पशु प्रवृत्ति, पशुओं के विचार, पशुओं की सोच, पशुओं की विचारधारा, ये प्रवृत्ति के रूप में यहाँ पर बताई गई कि कविता में कवि ने मानव मात्र को परमार्थ, विश्व बंधुत्व, करुणा, दया, प्रेम, उदारता, सहयोग, सामंजस्य, मिलन, मिलनसार आदि गुणों को अपनाने पर बल दिया है। कवि ने स्वार्थी मनुष्यों की प्रवृत्ति को, जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में, केवल खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, जिनसे परोपकार से उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को पशु प्रवृत्ति से प्रेरित बताया। जिस प्रकार पशु स्वयं भोजन कर केवल अपना पेट पालता, अपने परिवार का पेट पालता, उसी प्रकार से वे भी किसी न किसी व्यक्ति की आत्म केंद्रित व्यक्ति की निशानी है, केवल मात्र अपने स्वार्थ को केंद्रित करते हुए काम करते रहना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश से कवि का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ये पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पावस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पावस ऋतु में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पावस ऋतु में सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी पानी से भर जाते हैं और पर्वतों के पास तालाबों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। पावस ऋतु में कई प्रकार के विशाल बादल दिखाई देने लगते हैं। पावस ऋतु में शाल के वृक्ष बादलों में धसे हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आत्मत्राण कविता की प्रार्थना में क्या विशेषता है? आत्मत्राण जो कविता है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कविता की आत्मत्राण कविता से हमें ये प्रेरणा या सीख मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। हम अपने कार्यों के लिए भाग्य पर या ईश्वर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमारा आत्मबल एवं पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी किसी प्रकार का संदेह या संशय ना करें,
उनकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से हमें दुखों को हरने की, उनको समाप्त करने की कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, आत्मसंयम रखना चाहिए, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही मुकाबला करना चाहिए। वास्तव में हमें अपने ईश्वर या प्रभु से कठिनतम परिस्थितियों में कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किस प्रकार से डट करके मुकाबला करूं। ऐसा आत्मसंयम, आत्मविश्वास आप हमें पैदा करें। हमें ईश्वर की क्षमता पर संशय न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने तथा शक्ति एवं साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि मुसीबतों पर हम स्वयं उसका संघर्ष कर सकें। इस प्रकार से हम लोगों ने पद्यांश से संबंधित प्रश्न देखे। इसके बाद संचयन से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, 3 में से 2 ही प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं 40 टू 50 वर्ड्स के अंदर। पहला प्रश्न टोपी शुक्ला से संबंधित, टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में लिखिए कि क्या किसी मित्रता की कसौटी मजहब यानी धर्म, पद प्रतिष्ठा आदि हो सकती है। मित्रता की कौन कौन सी कसौटियां हो सकती, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना था। टोपी और इफ़न की दादी भिन्न भिन्न धर्मों के होते हुए भी जिस तरह प्रेम की डोर से एक दूसरे से बंधे हुए थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, जबकि इफ़न की दादी, इफ़न का परिवार पूरी तरह से मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इफ़न की दादी से अत्यधिक अपनापन, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक स्नेह मिला। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम, सम्मान की भावना को एक दूसरे के लिए बांटकर, साझा करके समाप्त किया। दोनों के बीच न तो धर्म की समानता थी, न संस्कृति की, न मजहब की, न ही उम्र की। इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, अपार स्नेह, अपार सहयोग, दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को जैसे अकेला महसूस कर रहे हों। टोपी ने इफ़न के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई, लेकिन इफ़न की दादी से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म, ईमान, जाति, मजहब को आदि महत्व देते हैं, वे अनिवार्यतः मानवता के मूल्यों को नहीं समझते, इंसानियत के मूल्यों को, उनके महत्व को आंक नहीं पाते, उसका आकलन नहीं कर पाते। समाज में मानवीयता टोपी एवं इफ़न की दादी जैसे लोगों की वजह से आज भी कायम है। इन्हीं से मानवता और मानव समाज अपना अस्तित्व आज भी बनाए हुए हैं। तो ये पहला प्रश्न जो है वो टोपी शुक्ला पाठ से संबंधित है। राही मासूम रजा जिसके लेखक हैं। इसके बाद आपको अपने किन किन विषयों के अध्यापक पसंद हैं, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अपने मन के अनुसार, अपने मन की अभिव्यक्ति से आपको लिखना था, सपनों के से दिन पाठ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हिंदी विषय का हम परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी विषय के बारे में अगर आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर जो है आपको मार्क्स देने के चांसेस यहाँ पर होंगे। अगर आप दूसरा विषय लिख रहे हैं तो हमें उसका कारण सहित व्याख्या यहाँ पर करनी होगी। तो अपने विचारों के अनुसार आपने इस प्रश्न को अगर ऑप्ट किया होगा तो निश्चित तौर पर इसमें आपने अच्छे मार्क्स अर्जित करने हैं। तीसरा प्रश्न, वर्तमान समाज में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है और क्यों, हरिहर काका कहानी के आधार पर लिखिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 ही चैप्टर है, तीनों चैप्टरों से एक एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। 3 में से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसा कि हमने सॉल्यूशन में 2 प्रश्न दिए हैं। समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों के कारण ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होता है, उसकी समाज में एक भूमिका होती है। मनुष्य अपने पराये का ज्ञान भी रिश्तों से ही पाता है। सुख और दुख में इन रिश्तों की अहमियत और अच्छी तरह से पता चलती है। कई बार आपस में मनमुटाव हो जाने पर भी रिश्ते पूरी तरह से नहीं टूटते, समय आते ही पुरानी डोर में बंध जाते हैं। ये हरिहर काका से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में पहला प्रश्न जो है वो
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें 120 शब्दों में अनुच्छेद हमें यहाँ पर लिखना था। पृथ्वी होगी तभी जीवन होगा। यहाँ पर प्रदूषण रहित पृथ्वी, धरा यानी धरती को बचाओ ये अभियान, जीवन चमकाओ, जीवन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर धरती पर जो जीवन का प्रभाव है और अधिक बढ़ता रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप कर सकते थे। दूसरा, परीक्षा देने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? अनुकूल प्रश्न पत्र की खुशी, कई बच्चों को सही और प्रश्न पत्र बड़ा आसान आया, प्रश्न पत्र सरल है, तो निश्चित तौर पर उसकी खुशी बहुत ज़्यादा रहती है। मित्रों में बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है कि कौन सा प्रश्न टफ था, कौन सा प्रश्न बहुत सरल था। परीक्षा समाप्ति का एक आनंद भी है यहाँ पर बच्चों को मिलता है। तो तीनों पॉइंट्स को मन में रखते हुए हम उस अपने तरीके, अपने व्याकरणिक शब्दार्थिक तरीके से हम लोगों ने अगर इसका उत्तर दिया होगा तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न भी बड़ा आसान था। तीसरा, लोकतंत्र में मतदान, लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जिसको लोकतंत्र कहा गया हिंदी में, इसका क्या आधार है, मतदान कितना जरूरी है, समझदार मतदाता को मत देते हुए, वोट देते हुए क्या क्या सोचना चाहिए, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने उत्तर लिखा होगा तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही होगा। जैसा कि यहाँ पर लोकतंत्र में मतदान को लेकर के हमने यहाँ पर एक अनुच्छेद तैयार किया है। मतदान का महत्व लोकतांत्रिक प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को सरकार के निर्माण में सीधा सहयोग देने का अधिकार देता है। मतदान के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो उनके हितों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है, पारदर्शिता बनाती है। मतदान लोगों को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे नागरिक अपनी आवाज़ को सुना सकते हैं, देश की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। इसके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह मतदान के अधिकार का सही प्रयोग करे और चुनावों में सक्रिय रूप से भाग ले। इससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि समग्र समाज, देश का भी विकास संभव हो सकेगा। मतदान एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है। यह वह हथियार है जिसके माध्यम से जनता अपने नेताओं को चुनती है, सरकार बनाती है। हर वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर वोट का योगदान मिलकर ही देश सेवा में की दिशा तय करता है। मतदान के माध्यम से सही प्रतिनिधि का चुनाव करना, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान करने का प्रयास कर सके। मतदान न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है बल्कि ये समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये मैंने अपने वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से इसको तैयार किया। आप लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से अनुच्छेद, क्योंकि रचनात्मक लेखन है, इसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति को दे सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो था वो यहाँ पर औपचारिक पत्र से संबंधित, आप रामानुजम रामायरा हैं, विद्यालय में बैडमिंटन कोच की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को एक धन्यवाद पत्र लिखना है। यहाँ पर निश्चित तौर पर औपचारिक पत्र है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो आपने प्रधानाचार्य जी को लिखा। यहाँ पर विशेष सीधा लिखा हुआ है कि विद्यालय में बैडमिंटन कोच की सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई, उसके प्रति आपको थैंक करना है। ठीक है। दूसरा जो है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना था जिसमें दूषित जल, खाद्य पदार्थों को लेकर के आम नागरिक की व्यवस्था यानी उसकी मजबूरी को उजागर करना है। जैसा कि एक पत्र का यहाँ पर फॉर्मेट और उसका जो दूसरा प्रश्न अथवा का है उसको यहाँ पर उत्तर के रूप में लिया है। C12 सबसे पहले एड्रेस लिखना है। यहाँ पर सेंडर्स यानी प्रेषक का एड्रेस आएगा, जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दिनांक लिखने का तरीका, सेवा में मुख्य संपादक, दैनिक समाचार पत्र कार्यालय कोटा राजस्थान। यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने कार्यालय का नाम लिखा। विषय, यहाँ पर विषय मैंडेटरी होता है जब भी कोई औपचारिक पत्र लिखा गया हो। शहर में दूषित जल और बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान दिलाने हेतु, यहाँ पर विषय अगर आपने ढंग से लिखा होगा, हेतु शब्द और आगे पूर्ण विराम लगाया होगा तो निश्चित तौर पर यह सही होगा। महोदय, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मैं पिछले 2 महीनों से देख रहा हूं कि शहर में प्रदूषित जल,
बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री लगातार हो रही है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। कई बार नगर निगम कार्यालय को इसके बारे में शिकायत कर दी गई, परंतु उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषित जल लगातार पीने से, प्रदूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से शहर के आम नागरिकों का स्वास्थ्य साथ साथ तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। इसके निराकरण के लिए, लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए हम प्रयासरत हैं और लगातार हम भी चाहते हैं कि आप अपने पत्रिका के माध्यम से इसका सही योगदान अपेक्षित करें। तो इस तरह से अगर आपने लिखा होगा, इसमें आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन विषय से भटका हुआ यहाँ पर कंटेंट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लेखन तैयार करना है। यहाँ पर जो है, आप राजकीय विद्यालय कानपुर की सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष अमृत या अमृता हैं। यहाँ पर नाम आपको दे दिया गया। आप किसके अध्यक्ष हैं? सांस्कृतिक समिति एक विद्यालय की है, उसके अध्यक्ष आपको बनाया गया। आपके विद्यालय में अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देनी है और एक सूचना लेखन तैयार करना है। यहाँ पर हमने सूचना तैयार की है। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम आ गया, राजकीय विद्यालय कानपुर। इसके बाद में शीर्षक यहाँ पर हमने लिख दिया, सूचना, इसके यहाँ पर दिनांक लिख दी। विद्यालय की सांस्कृतिक समिति के द्वारा सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 मार्च 2025 को विद्यालय के सभागार में, ऑडिटोरियम में अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वह अपना नाम कक्षा प्रमुख को 1 मार्च तक दर्ज करवा सकते हैं। समय दे दिया 10 बजे, स्थान विद्यालय सभागार, आज्ञा से अमृत अथवा अमृता, अध्यक्ष सांस्कृतिक समिति। यहाँ पर इस तरह से अगर आपने सूचना लिखी होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने के चांसेस होंगे। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। दीपावली के अवसर पर सजावटी सामान पर 25% की विशेष छूट। और दूसरा है, स्थानीय पुलिस के द्वारा लड़कियों की आत्मरक्षा हेतु निःशुल्क कराटे का शिविर का आयोजन। यहाँ पर पहले वाले को जैसे आपने ऑप्ट किया हो, तो इसका उत्तर हम लोगों ने तैयार किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ अगर आप बना सकते हैं कोई चित्र तो आप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद में विज्ञापन लिखना है, शीर्षक का नाम मोटे अक्षरों में हो, स्पष्ट हो। इसके बाद में आपके शहर में सजावटी सामान पर विशेष छूट, और यहाँ पर उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड आप क्या क्या दे रहे हो, पहले आओ पहले पाओ, आकर्षक रंग बिरंगे दीपक, रंगोलियाँ, 25% की विशेष छूट, आतिशबाजी का सामान, अन्य कई प्रकार के सजावटी सामान, और सबसे अंत में हमें एड्रेस वहाँ पर मेंशन करना होगा, किस फर्म से संबंधित हमारा एड्रेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पहला लघु कथा से संबंधित, दूसरा ईमेल से संबंधित। लघु कथा में हमें यहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति देनी थी, जबकि ये फॉर्मेट पर आधारित प्रश्न था। चांदनी रात में जंगल सफारी को चली मित्रों की टोली, हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, ये टाइटल था। इसको ध्यान में रखते हुए पात्र बनाने थे, मित्रों के नाम तय करने थे, किस जगह जा रहे हो, कौन सी जंगल सफारी की, किस प्रकार का आनंद आपने लिया, क्या क्या वहाँ पर देखा, उसकी पूरी घटना को प्रारूप के रूप में बना करके, मन में सोच करके अपने शब्दों के माध्यम से आपने बयां किया होगा। दूसरा है, अब मोहल्ले में जल भराव हो चुका है, विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उचित कदम उठाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल तैयार करना था। फॉर्मेट जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फ्रॉम, सबसे पहले यहाँ पर भेजने वाली की ईमेल आईडी, जिसको भेजा जा रहा है उसकी ईमेल आईडी, सीसी बीसीसी वैकल्पिक होता है, आप चाहें तो इन दोनों के अंदर भी मेल आईडी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, विषय यहाँ पर आपने लिखा होगा, जल भराव की समस्या के लिए ध्यान दिलाने हेतु सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय, इस ईमेल के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र अशोकनगर की ओर करवाना चाहता हूँ। इस क्षेत्र से कई ईमेल आपके विभाग में भेजे जा चुके हैं, परंतु शायद संबंधित अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर और जल भराव हो चुका है। 15 दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आए, मोहल्ले का वातावरण प्रदूषित हो चुका है, चारों ओर मच्छर व मक्खियों का साम्राज्य पनप चुका है, दुर्गंध से उठना बैठना
खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। सड़कों पर नालियों का पानी आ रहा है, जिससे आने जाने में काफ़ी अब सुविधा हो रही है। यदि अब सफाई ना हुई तो महामारी फैलने की आशंका है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ जल्द सफाई कर्मचारी भेजने का प्रबंध करें। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। तो इस तरह से ईमेल के फॉर्मेट को आपने अगर देखा हो, पढ़ा हो, तो उसके साथ-साथ हम इस प्रकार से उसका ईमेल लिख सकते थे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न पत्र था और प्रश्न पत्र बड़ा आसान प्रश्न पत्र था। अधिकांश प्रश्नों को हम लोगों ने अपने कक्ष के अंदर, चाहे वो दोहरान कार्य के समय हो, चाहे उस शीर्षक को पढ़ाते समय का समय हो, उस समय कहीं न कहीं हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश की, इनके प्रारूपों का हमने अध्ययन किया। यही चीज़ें हम लोगों ने अपने मॉड्यूल और हमारे जो डीपीपीज़ हैं, जहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोगों ने दिए, उनसे ही संबंधित प्रश्न जो हैं, वो आज के इस पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से इस पेपर को किया होगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग अर्जित कर पाएँगे। तो आज के लिए धन्यवाद और आगे की परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।